Students, we have to start with chapter 15 today, and very easy chapter, very small chapter. Uh, as you can read the introduction, we'll start from here. We have heard the word environment often being used on the television, in newspaper by the people around us. Our elders used to tell us that the environment is not what it used to be earlier. Others say that we should work in a healthy environment, and global summits involving the developed and the developing countries are regularly held to discuss environmental issues. In this chapter, we shall be studying how various components in the environment interact with each other and how we impact the environment. So, you all know that the surrounding in which we live is actually the environment we say. जब आप पढ़ने आते हैं तो क्लास का एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं होता तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता। अगर आपके किसी दोस्त के साथ आपकी कोई बहस हो गई है या झगड़ा हुआ है तो वो दिन बहुत बुरा जाता है, क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो आपके दोस्तों के आसपास ही रहता है। सो इन सब चीज़ों से हम तो एनवायरनमेंट वर्ड को हम काफ़ी कॉमन बना चुके हैं हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए। एनवायरनमेंट से हम सिर्फ हमारे आसपास की ही डिटेलिंग के बारे में बात नहीं करते। कुछ रेफरेंसेस हम एनवायरनमेंट को देते हैं कि जब हम नेचर की बात करते हैं या जब हम रेनफॉल, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और इन सब की बात करते हैं। सो इन सब चीज़ों से हमारे जो आसपास की जो चीज़ें हैं वो डिसाइड होती हैं, और उसी में से एक होता है इकोसिस्टम। हम किस इकोसिस्टम में रहते हैं? जिस इकोसिस्टम में हम रहते हैं वहाँ का रेनफॉल कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे प्लांट्स कैसे हैं, वहाँ पे एनिमल्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे इकोसिस्टम पे। तो इकोसिस्टम क्या है? All the interacting organisms in an area together with non-living constituents of the environment form an ecosystem. So इस लिहाज से इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं दे कंप्राइज ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं they comprise of the physical factors like temperature, rainfall, wind, soil, minerals. तो हम इस तरह से आप इसको दो पार्ट कर सकते हो। बायोटिक फैक्टर्स, they are all living things, बायोटिक में बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक में भी एक होता है प्लांट्स और एक होते हैं एनिमल्स। जो प्लांट्स होते हैं उन्हें उस लोकल जो इकोसिस्टम होता है उस इकोसिस्टम का फ्लोरा कहा जाता है उसे, और एनिमल्स को वहाँ के फौना। तो ये हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से ही डिपेंड करते हैं कि आपके आसपास किस तरह के ऑर्गेनिजम्स, किस तरह के प्लांट आपको देखने मिलेंगे ज़्यादातर। जैसे हम गुजरात में हैं तो गुजरात का जो इकोसिस्टम है वहाँ पे सॉइल, वहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का रेनफॉल वो कॉटन उगाने के लिए बहुत ही अच्छा है। कश्मीर से एप्पल्स आते हैं क्योंकि वहाँ का जो फ्लोरा फौना है वो वहाँ एप्पल के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे इकोसिस्टम्स की ऐसे और कुछ एग्जांपल्स देकर समझाने की कोशिश की है जिसे आप रीड कर सकते हैं। इकोसिस्टम बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर आपके शहर में कोई छोटा सा पॉन्ड है नेचुरली अकरिंग, या कोई रिवर है या डेजर्ट एरिया है, तो वो सब नेचुरल इकोसिस्टम में आते हैं। लेकिन अगर आपके घर पे छोटा सा गार्डन है जिसे आप मैनेज कर रहे हैं, कोई छोटा सा क्रॉप फील्ड है जहाँ पे आप खेती कर रहे हैं, या एक छोटा सा एक्वेरियम भी आपके घर पे है, तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में, या उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा जाएगा। इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स यानी कि सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स, इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, क्योंकि यही वो ऑर्गेनिज्म है जो पूरे विश्व के पूरे ऑर्गेनिजम्स को फूड की आपूर्ति करते हैं। और इसी तरह से विच दे ऑब्टेन द सस्टेनेंस ऑफ देयर एनवायरनमेंट। सिर्फ ये ऑर्गेनिजम्स ही हैं ग्रीन प्लांट्स जो सन से एनर्जी लेकर, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है, तो सन से एनर्जी लेकर फोटोसिंथेसिस करके हमारे लिए फूड बनाते हैं, और फूड फिर आगे कंज्यूमर्स को पास होता है। अगर प्रोड्यूसर्स ख़त्म हो गए तो देख लो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट नहीं भी खाता तो दूसरा एनिमल खाता है, तो वो जो दूसरा एनिमल है वो भी तो जिंदा रहना चाहिए। अगर प्लांट नहीं है तो खाएगा क्या? अल्टीमेटली मरेंगे। सो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, खास करके प्रोड्यूसर्स के ऊपर तो हम सभी डिपेंडेंट हैं, सब। दिस ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द, अब प्रोड्यूसर्स को खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम कहेंगे कंज्यूमर्स। लेकिन कंज्यूमर्स तीन तरह के होते हैं, ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। बेसिकली ये तीन तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। हर्बीवर्स जो हैं वो सिर्फ कार्निवोर्स जो हैं वो फ्लैश पे फीड करते हैं, यानी कि फ्लैश ईटिंग, और ओमनिवोर्स जो होते हैं वो दोनों खाते हैं, प्लांट और फ्लैश। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और कंज्यूमर्स में एक और होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स प्लांट या फ्लैश पे डिपेंड नहीं करते। पैरासाइट्स जो हैं वो होस्ट बॉडी यानी कि किसी और की बॉडी पे रहकर उसका फूड खा लेते हैं, ठीक है, उसके बॉडी का, इन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। एक छोटा सा केस स्टडी यहाँ पे दिया हुआ है। इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस टू द ऑर्गेनिज्म दैट डाई? जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उन्हें बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो उनका स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन कर देते हैं, and the dead remains and the waste products of the organisms. The microorganisms are decomposers, as they break down the complex organic substances into simpler inorganic substances which go into the soil and are used up once more by the plants. ठीक है, ये सारा चीज़ आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। डिकम्पोजर्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट करते हैं, उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और वो जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सॉइल में ही मिक्स हो जाते हैं, और फिर वापस से प्लांट उन कंपोनेंट्स को ले लेते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में,
और फिर वापस से हमें देते हैं। इसी तरह से सोच लीजिए कि अगर ये डिकम्पोजर्स ना हुए तो क्या होगा। तो हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक एक इम्पोर्टेंस समझाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड चेन एंड फूड वेब्स। फूड चेन क्या होता है? एक यूनिडायरेक्शनल पाथवे जो फूड के ट्रांसफ़र को शो करता है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल को शो करता है। जैसे प्रोड्यूसर्स, ये सारे के सारे देखिए प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स आएंगे, सेकेंडरी और टर्शरी। कंज्यूमर्स भी 3 तरह के होते हैं, मतलब ये जो हर्बीवर, ओमनीवर और कार्निवर और ओमनीवर, उन्हीं को यहाँ देखिए बताया हुआ है यहाँ पे। प्रोड्यूसर्स को फीड करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स को फीड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को फीड करने वाले टर्शरी कंज्यूमर्स। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स, टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको फूड चेन समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल है प्लांट्स, ट्रीज और प्लांट्स, डियर, ट्रीज और प्लांट्स को, तो फूड जो है वो डियर को गया, डियर से फिर वो एनिमल्स को, लायन को, टाइगर को गया। ये एक फूड चेन, थोड़ी सी लंबी फूड चेन बताई गई है। यहाँ पे 3 ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे 5 ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे 4 ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे बहुत सारे फूड चेन जब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं तो वो फूड वेब बनाते हैं। देखिए ये सिर्फ ये एक ही खाएगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, प्लांट्स तो ये भी खाएगा, ये भी खाएगा, ये भी खाएगा, ये भी खाएगा, ये भी डायरेक्टली खाएगा। उसी तरह से इसको ये एक ही खाएगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, इसको तो ये भी खा सकता है, इसको डायरेक्टली ये भी खा सकता है। इस तरह से सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, इसे हम कहते हैं फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन जब इंटरलिंक्ड होती है तो उसे फूड वेब कहा जाता है। यहाँ पे वही सब इन सब पैराग्राफ्स में वही सब जो मैंने पहले बताया वही सब एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक्सप्लेन की गई है आपकी बुक में, और वो है 10% लॉ। उसको अच्छे से बताऊँ मैं। लॉ। अब ये 10% लॉ क्या है? देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सन से कम पूरी एनर्जी आती है, ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। सन से एनर्जी प्रोड्यूसर्स ही ले पाते हैं और फिर वो पिरामिड में आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे एक एस्टिमेट लगाया गया है कि सन की जो टोटल एनर्जी होती है उसकी 99% एनर्जी प्रोड्यूसर जो है वो यूज़ कर लेता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए और अपने बॉडी के कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक और एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए। बस सन की दी हुई सिर्फ 1% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है प्राइमरी कंज्यूमर्स में। प्राइमरी कंज्यूमर्स उस 1% की 90% अपने पास रख के 10% एनर्जी पास करते हैं सेकेंडरी को, और सेकेंडरी फिर उससे जो एनर्जी मिली रहती है उसका 90% यूज़ करके 1% ही एनर्जी पास करता है टर्शरी कंज्यूमर्स को। तो इसे कहते हैं 10% लॉ। इसमें से ये 10% लॉ में से क्वेश्चंस आना वाजिब है, 110% इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लो और समझ लो तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मान लीजिए कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए इसमें ऐसा पूछा कि सन के पास टोटल 1 लाख जूल की एनर्जी है, ओके, तो टर्शरी कंज्यूमर को कितना मिलेगा 1 लाख का। तो 1 लाख का पहले तो 1% कर दीजिए, तो 1 लाख का 1% हो गया 1000,
ठीक है, 2 ज़ीरोज़ हट हट जाएंगे, 1% मतलब। उसके बाद ये लेगा तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, क्योंकि 10% लेते हैं 100। फिर ये इसको ट्रांसफ़र होंगे उसके 10%, यानी और इसको अल्टीमेटली मिलेगा 1 जूल। तो सन से अगर 1 लाख जूल की एनर्जी आती है तो टर्शरी कंज्यूमर को उसका सिर्फ 1 जूल ही एनर्जी मिल पाती है। बाकी इन सब पाथवे में यूज्ड अप हो जाता है, खर्चा हो जाता है। इसीलिए टर्शरी कंज्यूमर्स को ज़्यादा खाना पड़ता है और प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर और, क्योंकि उनको तो सिर्फ 1% मिल रहा है बेचारों को। इसलिए आपने देखा होगा गोट, काव, ये सब जो है वो बहुत सारे लीव्स, बहुत सारा प्लांट्स खाते हैं। उसका रीज़न ही ये है। समझ में आया आप सबको? आप इसको अच्छे से पढ़िए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टॉपिक में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी बुक में बताई गई है। और देखिए ये टेबल भी आपको बताता है कि किस तरह से पिरामिड जो है वो डायरेक्शन में फ्लो होता है। यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में। कभी भी ये जो फ्लो है वो वापस नहीं आता, क्योंकि टॉप कार्निवोर को खाते हैं, कार्निवोर टॉप कार्निवोर को नहीं खाएंगे। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, इसलिए इसे यूनिडायरेक्शनल कहा जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इस टॉपिक में दी गई है। देखिए, another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through food chain. जैसे कि पेस्टिसाइड्स हमारे फूड में हमारे क्रॉप्स के थ्रू हमारे बॉडीज़ के अंदर चले जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि कुछ पेस्टिसाइड्स ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जब खेतों में पानी डाला जाता है तो उसके साथ साथ ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स, उस पानी में मिक्स होके प्लांट के अंदर चले जाए तो उसको हम धो के ही बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब अल्टीमेटली ये होता है कि फूड चेन की अगर बात करें तो प्रोड्यूसर से वो पेस्टिसाइड का कॉन्सेंट्रेशन गया हर्बीवोर में, हर्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर। अब टॉप कार्निवोर को खाने वाला कोई नहीं है, तो ये क्या होगा? आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, टॉप कार्निवोर पे जमा होगा, एक्यूमुलेट होते जाएगा। इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन नाम दिया गया। देखिए, as these chemicals are not degradable, these get accumulated progressively at each trophic level. As human beings occupy the top level in food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in the bodies. This phenomena is known as biological magnification. This is the reason why food grains such as wheat, rice, vegetables, fruits, even meat contain varying amount of pesticides residues. They cannot always be removed by washing or other means. So उसका कोई अर्थ होगा नहीं। नेक्स्ट है हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे एटमॉस्फेयर का, वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। वो इसलिए, और दूसरा है वेस्ट डिस्पोजल, हम वेस्ट को किस तरह से डिस्पोज करते हैं। ओजोन लेयर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओजोन एक ऐसी चीज़ है जो हमें सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट देता है। ठीक है, पर हमने ये पाया है कि कुछ हमारी एक्टिविटी, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो ओजोन है, वो ओजोन लेयर जो है वो उसमें एक होल हो गया था और वो डिप्लीट हो रही थी। डिप्लीट मतलब ख़त्म हो रही थी। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली बाय 1980, क्योंकि यही वो टाइम था जब फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स और एसी नए नए आए थे। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि उसमें CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक
केमिकल यूज़ होता था जो कूलिंग करते वक्त फ्रिज और एसी में से बाहर निकलता था, एनवायरनमेंट में चले जाता था, एटमॉस्फेयर में। जब एटमॉस्फेयर में जाता था तो वो ओजोन को तोड़ देता था, ओजोन की जो बनावट है उसको तोड़ देता था, और ओजोन की जो हमारा जो ओजोन का जो प्रोटेक्टिंग शील्ड है उसमें होल्ड हो गया था। गुड न्यूज़ ये है कि ये बहुत ही जल्दी 86-87 में पता चल गया, और तुरंत ही इमरजेंसी मीटिंग्स और सब हुई, और सब ने टेक्नोलॉजी के साथ ये जो CFC का रिलीज़ है वो और एसी में से बहुत कम हो गया। अभी फ़िलहाल ये जब लॉकडाउन था तब ऐसे भी न्यूज़ आए थे कि 70% जितना जो ओजोन लेयर ख़त्म हुआ था वो रिकवर हो गया है, और अच्छी कंडीशन में है, और हम उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 1986 में बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में आ गई थी, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को CFC now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerators throughout the world। पर ओजोन क्या है और क्या करता है? ओजोन एक्चुअली बनता है ऑक्सीजन से, ठीक है। देखिए ये ऑक्सीजन यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में O और O एटम में कन्वर्ट होता है, फिर यही O एटम दोनों में से एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़कर O3 बना लेते हैं, तो ये यूवी रेडिएशन यहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए ये यूवी रेडिएशंस अर्थ सरफेस तक नहीं आ सकते और हमें उनसे प्रोटेक्शन मिलती है, वरना इनके आने से हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां ह्यूमन बींग्स को बड़ी इजीली हो सकती हैं। सो इसका यूवी रेडिएशन से हमें बचाए रखने में ओजोन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और थैंक्स टू यूनेप जिसने ये सारे एग्रीमेंट्स टाइम टू टाइम किए, वरना शायद आज हम जिस तरह से दूसरी बीमारियों से मर रहे हैं, कैंसर से, और उससे स्किन कैंसर से ज़्यादा लोग मरते। गार्बेज डिस्पोजल के बारे में क्या बता सकता हूँ, आप हर क्लास में पढ़ ही रहे हैं। प्लास्टिक फ्री नेशन कर दीजिए, जो प्रोसेसर जो कोई भी चीज़ अगर ख़रीद रहे हैं तो रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस कीजिए, यहाँ वहाँ चीज़ें मत फेंकिए, हो सके उतना बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को यूज़ कीजिए, जैसे प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग यूज़ कीजिए, ताकि जो डिकम्पोजर्स हैं उसे डिकम्पोज कर सकें, और ताकि डिकम्पोज अगर वो हो जाए तो नेचर में वो कचरा नहीं कहलाएगा, वो नेचर में ही मिक्स हो जाएगा वापस। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफस्टाइल्स have resulted in greater amount of waste material generation. Change in the attitude also play a role, with more and more things is becoming disposable। कोई मतलब नहीं है पैकेजिंग से डिस्पोजल बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें ही ध्यान रखना चाहिए, और हम केयर करेंगे तभी हमारी अर्थ का केयर होगा, अर्थ का केयर होगा तो हमारी आने वाली जनरेशन हमारी केयर करेगी, वरना कोई नहीं पूछने वाला। तो दिस वाज अबाउट चैप्टर 15 स्टूडेंट्स। I tried to sum it up in one video. I hope you liked it. If you face any problem, still if you can't understand any topic or anything, please let me know in comment section. I will try to make another video and let you know, try to solve your doubts, or you can call me anytime. Thank you. Bye. Have a good day.